हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके आने वाले होंगे। उसके लिए हम आपके लिए फुली प्रिपेयर होकर के आए हैं। हम आपके लिए लेकर के आए हैं वन शॉट वीडियो आपके पहले चैप्टर का, क्लास 11th का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। इसीलिए इसमें जो सबसे जरूरी चीजें हैं उन सबको यहाँ पर हमने लिस्ट कर लिया है। सबसे पहले कुछ हमारे यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्पैन को। फिर हम देखेंगे कि अभी तक कितनी स्पेसीज नॉन है, उसमें से कितनी प्लांट्स है, कितनी एनिमल्स है। फिर हम देखेंगे कि क्या मेथड होता है किसी ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी को स्टडी करने का। पहले हम उसको आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नोमेनक्लेचर होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है। इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारी चीजें वोकल होंगी, कुछ भी रिटन नहीं होगा। फिर हम देखेंगे सिस्टमैटिक्स क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ। जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम पढ़ लेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद हम स्पेसीज को डिफाइन करेंगे डेफिनेशन के साथ, बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि स्पेसीज क्या होती है। टैक्सोनॉमिक एड देखेंगे, हर्बेरियम देखेंगे, बोटेनिकल गार्डन देखेंगे, म्यूजियम देखेंगे, जूलॉजिकल पार्क देखेंगे, और लास्ट में जो एकदम की है आपके स्कूल एग्जाम में टॉप करने का इस चैप्टर से, बिल्कुल मतलब ये चीज पूछी जाती है बच्चों स्कूल एग्जाम में, की क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम यूनिक फीचर से। हमने बताया था आपको कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा था कि ग्रोथ की जो डेफिनेशन होती है वो होती है इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर। अगर इसकी डेफिनेशन ये होती है तो फिर क्या जो सैंड के, रेत के टीले होते हैं उनके भी मास में इंक्रीजमेंट आती है, तो क्या वो लिविंग है? नहीं। इसलिए केवल और केवल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि वो केवल और केवल एक्सक्लूसिवली किसी लिविंग में प्रेजेंट होनी चाहिए, जबकि ग्रोथ केवल लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, ये नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है। इसके चलते ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम देखते हैं कि क्या अंतर होता है किसी लिविंग के या फिर किसी नॉन लिविंग के ग्रोथ में। जो ग्रोथ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो ग्रोथ उसकी इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ उसके अंदर होती है और बाहर रिजल्टेंट होता है। लेकिन जो ग्रोथ किसी नॉन लिविंग में होती है वो ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होती है, वो आउटर ग्रोथ होती है। जैसे कि मैंने बताया कि रेत के टीलों पर अलग से और ज्यादा सैंड का आकर के इकट्ठा हो जाना, या फिर बोल्डर्स पे डस्ट का इकट्ठा होना, वो भी इसकी इंक्रीज इन मास होता है। जैसे पहाड़ के टीलों पे और ज्यादा रेत और ज्यादा डस्ट, इन सारी चीजों का इकट्ठा होना। उसके बाद हमने देखा था रिप्रोडक्शन को। क्या रिप्रोडक्शन कोई एक यूनिक फीचर है जो किसी न किसी हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट हो? जी नहीं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, एक यूनिक फीचर तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं है क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने देखा था म्यूल में प्रेजेंट नहीं होता। म्यूल वो गधा का और घोड़ी का आउटब्रीडिंग होता है, मतलब जब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स जब आउटब्रीडिंग करते हैं तो बनता है म्यूल यानी खच्चर। और जब दो अलग अलग स्पेसीज एक साथ, मतलब किसी रेयर कंडीशन में जब फर्टिलाइजेशन होता है उनके गैमेट्स का और नई स्पेसीज अगर आती है तो वो इनफर्टाइल होती है। एक तो आएगी नहीं और आएगी तो इनफर्टाइल होगी, और उसी का रिजल्टेंट होता है म्यूल, खच्चर। ये आ तो जाता है लेकिन इसके पास क्षमता नहीं होती कि अपना न्यू यंग वन प्रोड्यूस कर सके। इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स का ऑफ डिफरेंट सेक्स कॉम्बिनेशन, कोपुलेशन और फिर न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है उससे। ये क्या एक लाइफ प्रोसेस है? नहीं, ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? वो सारी प्रोसेसेस जो आपको जिंदा रहने के लिए करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अपने नंबर को मेंटेन करके रखने के लिए, अपने सर्वाइवल को मेंटेन करके रखने के लिए, अर्थ पे अपने स्पेसिस के सर्वाइवल को मेंटेन करके रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी, नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द टोटल सम ऑफ लिविंग रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग इनसाइड योर
body or inside a living organism is called metabolism. It is of two type, catabolism, anabolism. Catabolism में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबोलिज्म में एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। कैटाबोलिज्म एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनाबोलिज्म एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इतना काफी है। मेटाबॉलिज्म को हमने देखा। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। मेटाबॉलिज्म का एक रेयर केस कहां पर आता है कि यदि कोई लिविंग रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मिलाकर के कोई लिविंग मॉलिक्यूल आउटसाइड द बॉडी बनाया जाता है, किसी टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है, तो क्या वो मेटाबॉलिज्म होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन क्या वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन होगी? वो भी लिविंग रिएक्शन होगी, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब तो लिविंग नहीं है, इसलिए हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी एकदम एक्सक्लूसिवली केवल और केवल लिविंग में प्रेजेंट होती है, किसी नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट होती। सपोज दैट मैंने इस बोर्ड को थप्पड़ मारा, क्या ये पलट के मुझे थप्पड़ मारेगा? नहीं। आपको मारूंगा, आप भी नहीं मार सकते, लेकिन जो मुझसे बड़े होंगे वो तो बिल्कुल मारेंगे यार, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन प्रॉपर्टी नहीं है यार, गलती से निकल गया मुंह से, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन सिंपली बोले तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। कोई आदमी पैदा होता है, कोई जानवर पैदा होता है, कोई पौधा नए गैमेट से फ्यूज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कभी भी जब न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उस समय से लेकर जब उसकी नेचुरल डेथ होती है, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट में मर गया, जब नेचुरल डेथ होगी तब तक का टाइम पीरियड उसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। इसके बीच में वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे उनमें से एक फंक्शन होता है, सबसे पहले जन्म लेगा, ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, सेनेसेंस आएगी मतलब बुढ़ापा आएगा, और फिर डाई कर जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने अपने पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के जो डिटेल लेक्चर्स थे उनमें एकदम अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक कुल टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज नोन है। 1.8 मिलियन स्पेसीज अगर नोन है तो उनमें से 1.25 मिलियन एनिमल्स है और 0.5 मिलियन प्लांट्स है। मतलब कि 1.25 मिलियन मतलब आपको पता है कितना होता है? 12,50,000 केवल एनिमल की स्पेसीज है और 5 लाख केवल प्लांट्स की स्पेसीज अभी तक नोन है। मतलब 12,50,000 एनिमल की स्पेसीज नोन है और 5 लाख प्लांट्स की स्पेसीज नोन है। फिर हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। देखिए बच्चों, जितने अभी तक ऑर्गेनिज्म हैं, एक जैसे किसी रूम में बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल कोई बुक 9th की है, कोई बुक 10th की है, कोई बुक 11th की है, कोई 12th की है, और सारी हौच पौच एक दूसरे में मिक्स है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप क्लास 12th की केमिस्ट्री की बुक या फिर क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक उसमें से निकालिए, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप उसमें से जा करके क्लास 11th की एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर क्लास की बुक निकाल करके लाएं। लेकिन अगर यही रो कॉलम बना करके ये रो ये कॉलम ये रो इधर क्लास इधर सब्जेक्ट बना दिया जाए, आप क्लास 12th की केमिस्ट्री यहाँ रखेंगे, क्लास 11th की केमिस्ट्री यहाँ रखेंगे, क्लास 12th की बायो यहाँ रखेंगे, क्लास 11th की बायो, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह से टैक्सोनॉमी क्या होती है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने की प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ताकि हमें जब भी जरूरत पड़े उनको कहीं से पिक करके हम उनके बारे में स्टडीज, उनके बारे में जो बुक है उसको हम पढ़ सकें। पहले बार जिसने टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी है उन्हें हम कहते हैं वो है कार्लोस लिनियस को ही हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद टैक्सोनॉमी करने के लिए हमें 3 मेन प्रोसेसेस पे ध्यान देना होगा। पहली होती है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है, कौन से ऑर्गेनिज्म के आसपास ये रहता है, क्या पैरासाइट है, क्या है, कैसा है, मतलब कहाँ रहता है, क्या जैसे गाँव में अगर किसी की शादी होती है तो तिलकहरू लोग आते हैं जो लड़की पक्ष के होते हैं, और उनका काम क्या होता है कि वो घूम करके लड़के के घर के आसपास पता करते हैं कि लड़का कहीं कुछ नशा वशा तो नहीं करता, लड़का मतलब कुछ इसमें बैड हैबिट्स तो नहीं है, सारे गुड एटिक्वेट्स हैं इसमें, और जॉब कैसी है इसकी। तो आइडेंटिफिकेशन का काम यही, हम उसकी पहचान करते हैं कि उस प्लांट में, उस एनिमल में, या फिर वो जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ ऐसा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो उसको किसी दूसरे से अलग बनाता है, किसी दूसरे से सिमिलर बनाता है, और इन सबको स्टडी करने के बाद हम उसका कुछ नाम रखते हैं। और अब हमने उसके कैरेक्टर्स को पढ़ लिया है, हमने उसका नाम देख लिया है, अब हम उसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सिमिलर है तो उसकी कैटेगरी में रख देंगे, और कुछ उससे डिफरेंट है तो कुछ उसका स्पेसीज सेम है, जीनस सेम है, स्पेसीज डिफरेंट है तो उसके जीनस में रख देंगे, स्पेसीज अलग कर देंगे, ठीक है। मतलब कुछ थोड़ी सी अगर डिसिमिलरिटी है तो उसको हम उसी में रखेंगे, लेकिन उस डिसिमिलरिटी को भी नोट डाउन कर देंगे वहां पे, ठीक है।
नोमेनक्लेचर उसका नाम रखेंगे। नोमेनक्लेचर के बारे में हम बता रहे हैं। नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपकी बुक में दिया है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही पूछा जाएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो फादर हैं वो भी एक एग्जांपल यदि हम देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यदि हम एक नाम देख लें मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का है साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो डिनोट करता है जीनस को, और दूसरा वर्ड डिनोट करता है किसी स्पेसिस को। ठीक है, पहला वर्ड डिनोट करता है जीनस को, दूसरा डिनोट करता है स्पेसिस को। जीनस का जो पहला लेटर होगा वो होगा ऑलवेज कैपिटल, ये हमेशा कैपिटल होगा ये, और स्पेसिस का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे। और इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और यदि प्रिंट करेंगे तो हम इन्हें इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। क्यों इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे? क्योंकि हमें दिखाना होता है कि सारे साइंटिफिक नेम्स का जो ओरिजिन होता है वो लैटिन का है, और लैटिन के ओरिजिन को दिखाने के लिए हम इन्हें इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। इतनी सारी बातें यदि आपके दिमाग में है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए चीज की तरफ, और वो है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स बच्चों, जैसे अभी हमने बताया कि गांव में जब बच्चों किसी लड़की की शादी करनी होती है तो जो लड़की पक्ष वाले होते हैं, जो तिलकहरू होते हैं, वो जाते हैं उसके यहाँ पता करने, और पता करते हैं कि लड़के में कुछ बैड हैबिट्स तो नहीं है, कुछ मतलब सारी हैबिट्स जो है वो गुड हैबिट्स है, कुछ नशा वशा तो नहीं करता। तो ये तो हो गया उसका आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद उसका नाम हम लेते हैं, नोमेनक्लेचर उसका हो ही चुका होता है, पहले से वो नाम ले लेते हैं। ये होती है टैक्सोनॉमी की प्रोसेस। अब पता करते हैं कि इसकी खानदान में कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया था, उसकी खानदान के बारे में पता करते हैं कि इसका ओरिजिन कैसा है। तो ये जो ओरिजिन वाला वर्ड है ना, इसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये जो ओरिजिन वाला वर्ड है उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जैसे कि हमें पता है, अगर हम आप इसे बायोलॉजी में रिलेट करके देखें तो जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो हम कह देते हैं कि हम पहले बंदर थे, मतलब कहीं ना कहीं हम बंदर से रिलेटेड है, हम बंदर से इवोल्यूट होकर के ह्यूमन हुए हैं। इसका मतलब हम अपने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में तिलकरू लोग पता करते हैं। ठीक है, तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आप समझ चुके हैं ना। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप समझने के बाद अब हम देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और टैक्सोनॉमी जब इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को तो पढ़ते ही हैं, साथ में हम टैक्सोनॉमी को भी इंक्लूड करते हैं। मतलब वही बताया ना कि नाम हम ले करके जाते हैं तो खौर खानदान के बारे में भी पता करके जाते हैं कि खानदान वंदान उसका कैसा है, सब उसके मतलब पूर्वज उर्वज लोग अच्छा काम किए हैं ना। ऐसा नहीं ना कि कुछ गड़बड़ लोग थे, मतलब समझ ही रहे हैं, डाकू को नहीं थे घर में। इस चीज को पता करने के लिए उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को और उसके टैक्सोनॉमी को दोनों को रिलेट करके पढ़ा जाता है। ऐसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और उसकी टैक्सोनॉमी दोनों को रिलेट करके जब पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। अब बात करेंगे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? सपोज दैट एक बंदर है, ठीक है, और एक लाल वाला बंदर है, और एक है काला वाला बंदर। दो अलग अलग बंदर है, ठीक है। वो दोनों कहाँ से अलग हुए हैं? ठीक है, जैसे कि एक पैंथरा जीनस है, ठीक है, पैंथरा जीनस है, और इसी जीनस के अंदर आता है लायन, इसी जीनस के अंदर आता है टाइगर, और इसी जीनस के अंदर आता है पैंथर। ठीक है, इसी जीनस के अंदर तीनों आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसका जीनस है, और जीनस क्या है? एक कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी है जीनस, एक कैटेगरी है जिसके अंदर ये तीनों आते हैं। जीनस जो है एक कैटेगरी है, स्पेसिस क्या है? स्पेसिस एक कैटेगरी है। और सारी कैटेगरीज को मिला के जब सारी कैटेगरीज को कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने एक हायरार्की निकल करके आती है, और इस हायरार्की से हम समझते हैं कि कैसे सबसे पहले वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर नैरो, और इन सबको निकलते निकलते बिल्कुल हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेकर के डिवाइड कर देते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इससे इस तरह से अलग है। ठीक है, समझ गए आप? अगर हम बात करें ह्यूमंस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की, तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का एक ट्रिक हमने आपको बताया था कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। मतलब बर्तन को साफ रखो, नहीं तो घर के लोग बीमार पड़ जाएंगे। कैसे? गंदे बर्तन में यदि आप पानी रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, और यदि आप वही पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए
कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। या तो आप बर्तन को साफ रखिए या फिर बीमारी आएगी आपके घर, आपके परिवार में आएगी, आप दवा लेकर के आइए। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रिक है वो ये है, याद रखिएगा, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कैसे है ये ट्रिक को हम समझते हैं। एस फॉर स्पेसिस, जी फॉर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, 7 होती हैं, 7 आप ध्यान से देख लीजिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। 7 को बिल्कुल जबान पे याद रखिए आप। 4 तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। स्टार्टिंग से आपको 2 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बताया कि पहला जो होता है वो होता है जीनस, दूसरा होता है स्पेसिस। तो स्पेसिस नीचे से, जीनस उसके बाद, मतलब 7वां नंबर हो गया जीनस, 6वां नंबर हो गया 7वां नंबर हो गया स्पेसिस, 6वां नंबर हो गया जीनस। इधर से आपको 4 याद हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। एक बीच में आपका बच ही जाएगा फैमिली, परिवार। सबको याद रहता है भाई, सब कुछ भूल जाओगे, परिवार हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, देख लिया। अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, स्पीसीज हम किसे कहेंगे। बात करिए यदि स्पीसीज की, हमने अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखा था कि जो म्यूल होता है वो 2 अलग अलग स्पीसीज का आउटब्रीडिंग से पैदा हुआ एक नया स्पीसी होता है। तो यदि आप एक स्पीसी वो होता है, इसे सबसे पहले कोई रे करके साइंटिस्ट थे, जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया था स्पीसीज, और उन्होंने बताया था कि स्पीसीज क्या है। अगर किसी 2 ऑर्गेनिज्म को आप छोड़ देते हैं और उनके ब्रीडिंग सीजन में वो खुद से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और एक नया ऑफस्प्रिंग अपने सिमिलर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होता है स्पीसीज। लेकिन एक कंडीशन थी, और वो कंडीशन ये थी कि वो जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, उस नए ऑफस्प्रिंग के पास भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो भी रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सके। अदरवाइज फिर से कंडीशन वही बनेगी म्यूल की या फिर हिनी की। हिनी क्या होती है? हिनी बहुत अच्छा नाम है, हिनी सुनकर के ही हंसी आती है यार। हिनी, चूंकि हमारे जो बायोलॉजी के टीचर थे उनका नाम था हीना, और हिनी से याद आता है बायोलॉजी क्लास 11th और 12th का। तो हिनी क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो म्यूल होता है वो फीमेल हॉर्स होती है और मेल डंकी होता है, लेकिन हिनी जो होती है वो हिनी उससे रिप्रोड्यूस होती है जब फीमेल डंकी और मेल हॉर्स आपस में कोपुलेशन करते हैं, तो फीमेल म्यूल जिसे हम हिनी कहते हैं वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो स्पेसिस टर्म दिया था जॉन रे ने, और उन्होंने बताया था कि जो 2 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एक सीजन, उनके ब्रीडिंग सीजन में छोड़ दिया जाए, वो कोपुलेशन करे और न्यू अपने टाइप के ही ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, और वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने में एबल हो। ये कंडीशन याद रखिएगा, द ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। उस ऑर्गेनिज्म, द ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। उस ऑफस्प्रिंग के पास इस चीज की एबिलिटी हो कि वो रिप्रोड्यूस करे। मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो रिप्रोड्यूस होकर के नया न्यू बर्न बेबी हो तभी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखे, जब उसके मैच्योरिटी आ जाए तो रिप्रोड्यूस कर सके, तब वो स्पेसीज उसी स्पेसीज का होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो वो अलग अलग स्पेसीज होंगी, मतलब वो आपस में रिप्रोड्यूस करके नए स्पेसीज को जन्म नहीं दे पा रही हैं, तो स्पेसीज नहीं है। और यदि जैसे आप डॉग और कैट, इन दोनों को आप रखते हैं तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप किसी 2 किस्म के डॉग जैसे कि पोमेरियन और लेब्राडोर, दोनों को एक जगह रख देते हैं और उनका ब्रीडिंग सीजन है, तो ऑफकोर्स दे विल मेट और उनका कोपुलेशन होगा, नया डॉग आएगा जैसा भी वो हो, और उसके पास रिप्रोड्यूस करने की भी एबिलिटी होगी। लेकिन यदि आप डॉग और कैट 2 अलग अलग स्पेसीज हैं, इन दोनों को आप सीजन के समय ब्रीडिंग सीजन में आप रखते हैं कि एक दूसरे के पास, तो ये कॉपुलेशन नहीं करेंगे और न ही नया न्यू ऑर्गेनिज्म इनका आएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा। तो क्या कहेंगे कि ये स्पेसीज नहीं है। ठीक है, हमने देख लिया स्पेसीज को। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक ऐड क्या है, हर्बेरियम क्या है। ठीक है, तब तक आप इन सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक फीचर होता है, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक फीचर होता है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि यूनिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। रिप्रोडक्शन
नहीं होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म नहीं करते। हमने एग्जांपल लिया था इनफर्टाइल मैन का, ड्रोन बी का, उसके बाद से हमने देखा था इनफर्टाइल मैन, ड्रोन बी का हमने एग्जांपल देखा था। फिर देखा था हमने मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और आपको इस ट्रिक से याद रखिएगा, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज कैसे होती है। कैटाबॉलिज्म में कट होता है, एक मॉलिक्यूल्स दो में कट होता है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में टूटता है, और जब दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में टूटता है तो जो बॉन्ड उनके बीच में होता है वो भी टूटता है, और बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कॉन्शियसनेस को। कॉन्शियसनेस एक ऑफ कोर्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, किसी नॉन लिविंग में नहीं होती। उसके बाद हमने देखा था लाइफ स्पैन को। लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, फिर हमने देखा नॉन स्पीसीज अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन है, जिसमें से 1.25 मिलियन एनिमल्स है, 0.5 मिलियन प्लांट्स है। फिर हमने देखा था टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से पता करना कि इसका हैबिटेट क्या है, इसका फूड हैबिट्स क्या है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, किस तरह के इसके लाइफ प्रोसेसेस है, फिर उसके नोमेनक्लेचर को, फिर क्लासिफिकेशन को। हमने सिस्टमैटिक्स देखी। सिस्टमैटिक्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और टैक्सोनॉमी दोनों को कंबाइन करके जब स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। फिर हमने देखा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को और टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी किसी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म की पूरा वो ग्रुप, वो टैक्सोनॉमिक था, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी, और उन सबको मिला करके बना था, बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को मिला करके बना था एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसके बाद हमने देखा स्पीसीज को। ठीक है, तो आज आगे पढ़ेंगे अब हम टैक्सोनॉमिक ऐड को, हर्बेरियम को, बोटेनिकल गार्डन को, म्यूजियम को, जूलॉजिकल पार्क को, की को। ठीक है, और यहां पर आकर के चैप्टर की पर आकर के आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए और 2 मिनट का ब्रेक। तो ठीक है बच्चों, अभी तक हमने पढ़ लिया है स्पीसीज के बारे में कि स्पीसीज क्या होती है। अब हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं। एड्स ये वो बीमारी वाला नहीं है, नहीं तो मैं सारे लेटर्स को कैपिटल में लिखता है। एड मतलब हेल्प, मतलब टैक्सोनॉमी में वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक एड्स में जो सबसे पहला आता है वो होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? एक 29 × 11 सेंटीमीटर की एक सीट होती है जिसपे प्लांट्स को बिल्कुल स्लाइड की तरह का, मतलब डेड प्लांट का वो लगाया जाता है, उस पर पैचअप किया जाता है डेड प्लांट्स को। उस सीट पे 29 × 11 सेंटीमीटर की वो सीट होती है, और वो एक पूरी बुक होती है, बुक टाइप का बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं हर्बेरियम। बोटेनिकल गार्डन जो हमारा नेक्स्ट है वो है बोटेनिकल गार्डन। की बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? हर्बेरियम डेड प्लांट का होता है, लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन होता है वो लिविंग प्लांट का होता है। मतलब जैसे कि बोटेनिकल गार्डन में हर तरह के लिविंग प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। और फिर जैसे वो उसका बनाने का पर्पज क्या होता है बोटेनिकल गार्डन का, वो ये होता है कि जब आप बोटेनिकल गार्डन में देखेंगे किसी प्लांट को तो उसके ऊपर लगाया रहता है कि इसका जीनस ये है, स्पेसीज ये है, ये यहाँ से लिया गया है, इसका हैबिटेट ऐसा है, और मतलब हैबिटेट ऐसा है, और इन सारी चीज़ों को लिखा हुआ होता है। कौन से साइंटिस्ट ने इसको वहाँ, मतलब कौन से साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें उस प्लांट के ऊपर स्टिकर लगा के लिखी हुई होती है। वैसे ही ये तो हो गई प्लांट की बात। इंसेक्ट को हम कैसे रखते हैं? इंसेक्ट देखो, इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट चूँकि बहुत छोटे होते हैं, अभी आप मच्छर को मारते हो तो बेचारा ऐसे ही पिचट जाएगा, आप उसको कैसे रखोगे कहीं पे? तो मच्छर के लिए क्या किया जाता है? उसको किल करके फिर इंसेक्ट बॉक्स होता है जिसमें ऐसे लगा करके और पिन कर दिया जाता है, वहाँ पे वो चिपका हुआ होता है, तो उसके लिए हमारे पास होता है इंसेक्ट बॉक्स। नेक्स्ट जो है वो है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? एक ऐसा हैबिटेट, चूंकि ये देखो हर्बेरियम या फिर बोटेनिकल गार्डन्स ये सब बनाए जाते हैं, लेकिन जो जूलॉजिकल पार्क होता है वो भी बनाया जाता है, ये मैनमेड होता है। यहाँ पर अलग अलग हैबिटेट के अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को ला करके, अलग अलग एनिमल्स को ला करके, केवल और केवल यहाँ पर एनिमल रखे जाते हैं। जू जो आप पढ़ते हैं, जू का जू शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं जू का जो पूरा नाम होता है वो ही होता है जूलॉजिकल पार्क। आप बहुत जगह पे गए होंगे। तो जो जूलॉजिकल पार्क होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो आपको नॉर्मली डे टू डे लाइफ में नहीं मिल सकते, उनको ला करके उनके सुटेबल हैबिटेट बना करके उनको रखा जाता है, उनका फूड मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और
अगर वो एक्सटिंक्टेड हैं या फिर इंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्टेड होंगे तो मिले ही नहीं, अगर इंडेंजर्ड हैं तो उनके रिप्रोडक्शन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है और उनकी नंबर ऑफ मतलब उनका क्वांटिटी इंक्रीज करवाया जाता है। जो नेक्स्ट चीज है वो है की क्या होती है। आप देखे होंगे कि आप में से बहुत सारे लोग सीआईडी देखते होंगे। सीआईडी में क्या होता है, कुछ समय तक बिल्कुल जो ऑफिसर्स होते हैं वो अंधेरे में बिल्कुल अपनी जांच शुरू कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो जांच कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ओहो ऐसा है तो आगे ऐसा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर उन्हें वैसा ही मिलता है फिर कहते हैं अच्छा यहाँ ऐसा है तो आगे ऐसा होगा। मतलब कि एक ऐसा क्लू है जहाँ से आपको पता चल जाता है कि यदि ये अभी ऐसा है तो आगे कैसा होगा। अब हमने की तक देख लिया, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हम फिर से इसको होल सम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रोथ क्या होती है बच्चों? ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है लेकिन कुछ नॉन लिविंग के अंदर भी होता है। नॉन लिविंग की ग्रोथ लिविंग के ग्रोथ से कैसे अलग होती है कि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है जिससे एक्सटर्नल रिजल्ट मिलता है हमें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में नहीं होता, ये अलग बात है कि वो किसी नॉन लिविंग में नहीं होता, लेकिन सारे नॉन लिविंग में भी तो सारे लिविंग में भी तो नहीं होता। फॉर एग्जांपल ड्रोन, हनी बी या फिर इनफर्टाइल मैन। ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्स एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। कॉन्शियसनेस केवल और केवल लिविंग में होती है। लाइफ स्पैन को हमने देखा, लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। मतलब जब एक इंसान जब से पैदा होता है उस समय से लेकर के जब वो एक्सपायर होता है, जब उसकी डेथ होती है, नेचुरल डेथ, ये टर्म आप याद रखिएगा। डेथ जो होनी चाहिए वो नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी डेथ किसी एक्सीडेंटल केस में हो, डेथ नेचुरल होनी चाहिए। तो उसके बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक की नेचुरल डेथ तक के टाइम को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। नोन स्पेसीज अभी तक अर्थ पे कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1.7 टू 1.8 मिलियन में 1.25 मिलियन एनिमल्स हैं और 1.25 मिलियन एनिमल है और 0.5 मिलियन प्लांट्स है। अब एक बात जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, 1.25 मिलियन एनिमल्स जो हैं उनमें 70% इंसेक्ट्स हैं। 70% क्या है? कीड़े मकोड़े। अगली चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है आपको भी पता है, हमने पीछे भी डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट आप किसी क्लास में है, वहाँ पे किसी क्लास के स्टूडेंट है, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो फर्स्ट से लेकर यदि आप अभी 11th में हैं तो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 11 तक की सारी किताबें आपके पास हैं। अगर इन दोनों क्लास की सारी किताबें आपके पास है तो इतनी सारी किताबें किसी एक रूम में पड़ी हो और उन्हें ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखा गया हो तो सारी किताबें क्या है? हौच पौच है बिल्कुल एक दूसरे से। आपको कहा जाए आप क्लास 10th की साइंस की बुक उठा लीजिए, ये आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यही चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी यदि आप रो बनाए, कॉलम बनाए, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारी बुक्स को ऑर्गेनाइज कर दें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जा चुके हैं, चूंकि अभी तक अर्थ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें से किसी एक को यदि स्टडी करना हो तो यह हमारे लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम उनमें से किसी और एक ऑर्गेनिज्म को उठाएं, उसके बारे में स्टडी करें, हमें पता ही नहीं इसका कैरेक्टर किसके सिमिलर है, किससे डिसिमिलर है, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन सबको भी अरेंज किया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है। टैक्सोनॉमी में कुल 3 सब स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आप पहचान करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, उसके हैबिटेट की, कि यह कैसा रहता है, क्या इसका रिप्रोडक्टिव मेथड है, क्या फूड मटेरियल ले लेता है, कैसा हैबिटेट है इसका, इन सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं। फिर हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नाम रखते हैं। हमने बताया था नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ज़्यादातर फॉलो होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर है कार्लस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है कार्लस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो पहला वर्ड होता है वो डिनोट करता है जीनस को, सेकंड वर्ड डिनोट करता है स्पेसिस को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 4 रूल होते हैं। पहला रूल ये है कि ये जो चूंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर थे कार्लस लिनियस, इनका ओरिजिनल नाम था कार्ल वन लिन। इस नोमेनक्लेचर के अंतर्गत यदि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है तो अगर आप उसके नाम को प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। कारण ये है कि सॉरी,
हम ऐसा मानते हैं कि जो नाम है वो लैटिन से लिया गया है, जो साइंटिफिक नाम है वो लैटिन से लिया गया है, और लैटिन को दिखाने के लिए हम उसको प्रिंट करते समय इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। उसके बाद जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा, यानी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, स्पेसिस का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में होगा, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे। 2 वर्ड का होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहला डिनोट करता है जीनस को, दूसरा डिनोट करता है स्पेसिस को। उसके बाद हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं, उसके सिमिलर ग्रुप में रख देते हैं। फिर बात आती है सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि सिस्टमैटिक्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और टैक्सोनॉमी, इन दोनों को कंबाइन करके जब स्टडी करते हैं तो जो चीजें निकल के सामने आती हैं उस स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स के बाद हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखी थी। जैसे हम और आप अलग हैं, कैसे? आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई टीचर की, आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई स्टूडेंट की। और हमारे स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं और कुछ स्टाफ भी हैं, सपोज दैट। तो ये अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई। इन सबको आप अरेंज करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल, फिर हो गया टीचर, फिर हो गए स्टूडेंट्स, फिर हो गए नॉन टीचिंग स्टाफ्स, और ये सब मिलकर के एक टैक्सोनॉमी बना रहे हैं, और वो टैक्सोनॉमी है स्कूल। मतलब अरेंजिंग, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा वो बिल्कुल एक पास, वो मिलकर के एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाएंगे। मतलब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर के एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाते हैं जिनके पास कुछ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, और बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिलकर के बनाती हैं टैक्सोनॉमिक हायरकी। हायरकी क्या होती है? हायरकी में जब आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे। स्पेसिस क्या होता है? स्पेसिस हमने बताया था, जॉन रे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेसिस को डिस्कस किया था, उन्होंने ये टर्म भी दिया था स्पेसिस। और स्पेसिस में क्या होता है? यदि 2 ऑर्गेनिजम्स को आप किसी एक जगह पे रख देते हैं और सुटेबल इन्वायरमेंट में वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये थी कि यदि उनसे बनने वाला जो नया इंडिविजुअल है उसके पास ये क्वालिटी है कि वो किसी और नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, तो वो कहा जाएगा एक स्पेसी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को लेते हैं, ये दोनों आपस में कोऑपुलेशन करते हैं और निकलता है म्यूल। तो म्यूल ये कोऑपुलेशन तो करते हैं, लेकिन जो म्यूल निकलता है उसके पास फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती, वो फर्टाइल नहीं होता है, उसका वो अपना न्यू यंग वन नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो वो एक नया स्पेसी नहीं है। लेकिन जो मेल डंकी है, जो फीमेल डंकी है, वो एक नया स्पेसी है। जो मेल हर्स है, जो फीमेल हर्स है, वो एक नया स्पेसी है। डॉग अलग स्पेसी है, कैट अलग स्पेसी है। अगर आप डॉग और कैट को रखते हैं तो वो दोनों रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। अगर कर भी लेते हैं तो उनका जो न्यू यंग वन प्रोड्यूस होगा उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होगी, उसके पास ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो अपना नया यंग वन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, फिर बात आती थी टैक्सोनॉमिक ऐड की। टैक्सोनॉमिक ऐड क्या होता है? टैक्सोनॉमिक ऐड मतलब होता है किसी चीज में हेल्प, और टैक्सोनॉमी में जो चीजें हेल्प करती हैं उन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक ऐड। पहली चीज जो थी हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? एक 29 × 41 सेंटीमीटर की सीट होती है जिस पर हम डेड प्लांट्स को स्टिक करते हैं, और स्टिक करके उसके क्लास टैक्सोनॉमिक क्या कहते हैं, हम उसे हायरकी को लिखते हैं। जैसे कि इसके फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, इन सारी चीज़ों को लिखते हैं। फैमिली क्या है, फैमिली को लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, जीनस लिखते हैं, स्पेसिस लिखते हैं, और किस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया। 4 चीज़ें लिखते हैं, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, और जिस साइंटिस्ट ने उसे पिक किया था कहीं से। इस पे डेड प्लांट्स लगाए जाते हैं। जबकि बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन में बिल्कुल लाइव प्लांट्स उगाए जाते हैं, उनकी स्पेसिस को वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसी जरूरत होती है उनकी बिल्कुल अच्छे से खातिरदारी होती है, जैसे रिश्तेदारों की खातिरदारी आपके घर में होती है। फिर बात आती है इंसेक्ट बॉक्स की। चूंकि प्लांट्स को हम कहीं पे रख सकते हैं, उनको नए तरीके से उगा सकते हैं। इंसेक्ट के बारे में यदि आपको स्टडी करना है तो हम तो ऐसा कर नहीं सकते, तो इंसेक्ट के बारे में स्टडी करने के लिए हम क्या कहते हैं? सबसे पहले इंसेक्ट को सपोज दैट ये कोई मच्छर है, मारा, उसे लेकर के इंसेक्ट बॉक्स में ऐसे पिन से पिन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में अलग अलग तरह के एनिमल्स, आप जू में जाते हैं देखे होंगे, अगर खतरनाक है, डेंजर है, तो उसको केज में रखा जाता है, और उसके सामने उसके टैक्सोनॉमिक हायरार्की लिखी जाती है। फिर होती है की क्या होता है? की एक
हमने एग्जांपल दिया था कि यदि सीआईडी किसी केस को इन्वेस्टिगेट करती है, आपने देखा होगा बहुत समय तक वो इधर उधर हाथ पांव मारते, कुछ नहीं मिलता है, फिर उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिससे पता चलता है कि अच्छा ये यहाँ ऐसा है, अगर ये पाँव इतने बड़े बड़े हैं तो पक्का है कि जिसने मर्डर किया होगा उसके पैर के जूते 10 नंबर के होंगे। फिर वो ढूंढते हैं कि कैसे जो 10 नंबर जूते वाले हैं उनमें कितने लोग हैं। अगर 10 नंबर जूते वाला मिल गया तो फिर देखते हैं कि ओह यहाँ ये परफ्यूम था। अब वो ढूंढेंगे कि इनमें से कौन है जो यही वाला परफ्यूम निकालता है, यही वाला परफ्यूम लगाता है। तो उन्हें क्या मिला, सबसे पहले एक की मिल गया कि जो मर्डरर है उसका जो पैर है वो 10 नंबर का शूज लगता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ऐसा क्लू मिल जाता है उनको जिससे कि वो आगे बढ़ते हैं अपने टैक्सोनॉमी की मतलब प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हमने इन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपके स्कूल एग्जाम में, इतना काफी है। सो थैंक यू क्लास, हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के वन शॉट के साथ। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस बायोलॉजी ट्यूटोरियल।